कोसी और ये सब। संजीव जी, यहीं से ज्यादातर संख्या में यहीं से पलायन करते हैं श्रमिक। और ये श्रमिक जो पलायन करके जाते हैं वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों में आएंगे। ये जो खास करके 11 जो आप क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, 11 सिटी बसाने की जो बात कर रहे हैं, ये इन्हीं जगहों से ज्यादातर श्रमिक पलायन करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अब वो वापस आ रहे हैं तो ये तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जो अचानक से ये जो पॉपुलर बनने की एक प्रकार से जो पहले से ये थी कि जो अब ऐसा कर देंगे कि बहुत ज्यादा शहरीकरण कर देंगे तो उससे लगेगा कि विकास के कार्य हो रहे हैं, और इससे एक प्रकार से बीजेपी को लेकर भारत मतलब जनता में ये मैसेज जाएगा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा शहर बन रहे हैं और उससे बिहार का बहुत तेजी से विकास होगा। आपको नहीं लगता कि ये सही फैसला है, लेकिन गलत समय में ये फैसला है? नहीं, फैसले का जो तरीका है और उसके पीछे की सोच है वो गलत है, प्लानिंग गलत है। फैसला सही है, ठीक है, आप 11 क्या आप 38 जिले में आप टाउनशिप बनाओ, उसकी जरूरत है, लेकिन उसके लिए आधे राज्य को ठप कर देना, पूरे कारोबार को ठप कर देना, रजिस्ट्री ऑफिस को बैठा देना एक तरह से। और एक बात जान लीजिए, अब इन शहरों की जमीनों की दाम भी बहुत तेजी से घट जाएंगे, क्योंकि इन 11 जिलों में लोग जमीन लेने से डरेंगे कि उनका जमीन कहीं उस मैप में ना आ जाए, उस मॉडल टाउन में ना आ जाए। देखिए मैं बताऊं, बिहार में 2 टाउनशिप थे, एक तो वर्किंग है, एक है जो बेगूसराय में बरौनी की पहली टाउन, और फर्टिलाइजर वाला टाउनशिप तो फिर से धीरे धीरे चालू हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर इधर 2-3 साल पहले चालू हुआ, उससे पहले तो बंद हो गया था फर्टिलाइजर। तो कोई भी जो टाउनशिप है प्रवीण जी, वो तभी वर्क करेगा कि वहां ठीक है आप टाउनशिप बना देंगे, आके रहेगा तो क्या किसी को वहां रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिहार से मध्यम वर्ग के लोग भी पलायन कर रहे हैं, उच्च वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं। मैं इसको जाति के सेंस में नहीं कह रहा हूं, एक इकोनॉमिक्स श्रेणी के हिसाब से कह रहा हूं। हाँ ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं वो दिल्ली, नोएडा या विदेशों में अच्छा अवसर उन्हें मिल रहा है। मध्यम वर्ग वाले यहाँ से बड़े शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, और निम्न वर्ग वाले बेचारे मजदूरी का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार में आप टाउनशिप बना भी दोगे तो वहां रहने कौन आएगा? मान लो ठीक है, मैं भागलपुर का उदाहरण देता हूं, चलो वहां तो आप सिल्क सिटी बना दोगे तब भी काम चल जाएगा। आप पूर्णिया की बात कर लीजिए या आप सहरसा की बात कर लीजिए, वहां कौन सी इंडस्ट्री हो? पहले आप इंडस्ट्री लगाइएगा, टाउनशिप अपने आप डेवलप होगा। वो है ना कि आप कारण और परिणाम, कारण आप बनाइए, परिणाम आपको मिलेगा। आप परिणाम को पहले तय करना चाहते हैं और उससे कारण पैदा करना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक साइकिल का कहे कि उल्टा कर देना हुआ। जैसे मैं बताऊं, जैसे बिहार के लोग इसको समझ जाएंगे कि लड़का सरकारी नौकरी में सेलेक्ट नहीं हुआ और उससे पहले ही अगर लड़के का बाप दहेज मांगने लगा तो उसको कौन दहेज देगा? मैं बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूं, वैसे हम लोग दहेज के विरोधी हैं। मैं ये कह रहा हूं, तो उसी तरह जैसे कोई फसल है, मकई का फसल लगा हुआ है, अब वो फसल कट के दरवाजे पर आएगा तब आपको महाजन खरीदेगा या सरकार खरीदेगी या कोई व्यापारी खरीदेगा। लेकिन वो मकई आपने दाना डाला खेत में और किसान बोले कि अब हमको कीमत दीजिए, कोई व्यापारी देगा कीमत? सवाल है, आपने मान लो 1000 घर बना दिए साधारण से, उस घर में रहेगा कौन आकर? कौन रहेगा आकर? क्योंकि ये बात तय जानिए कि किसी भी मेन टाउन जो अभी विकसित शहर है उससे कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी होगी उस जगह की। और कई जगह जो नेशनल न्यूज़पेपर है, देखिए बड़े बड़े संपादक वहां काम करते हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि नोएडा और गुरुग्राम जैसे 11 शहर बनाएंगे बिहार में। भाई थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ लो। नोएडा इसलिए नहीं बना कि नोएडा शहर है, बल्कि नोएडा दिल्ली एनसीआर की वजह से सारी जब डिसीजन हुआ कि सारी फैक्ट्री दिल्ली से शिफ्ट होगी तो कुछ नोएडा गई, और फिर नोएडा के दूरदराज इलाकों में, फिर चूंकि दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग सिस्टम नहीं था तो नोएडा में वो सिस्टम विकसित हुआ, इंडस्ट्री लगी और बहुत सारे ऑफिसेस खुले। उसी तरह गुड़गांव में टॉप 500 कंपनी है दुनिया की, वो सारी कंपनियां वहां पर है, वहां रोजगार के अवसर है, इसलिए वो शहर विकसित हुआ। अब आपने रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए, आपकी कोई इंडस्ट्री वहां आई नहीं, और उससे पहले आपने शहर खड़ा कर दिया। तो इससे ये होगा, दो
संजीव जी, जी इससे संजीव जी, इसमें इसमें अचानक से अभी मेरी बातचीत हो रही थी पटना में कुछ लोगों से। वहां पर उनका ये कहना है कि ये हो ना हो, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि सम्राट चौधरी को अनपॉपुलर करने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं, ताकि सम्राट चौधरी के आते ही खास करके ये मैसेज जाए कि सम्राट चौधरी सत्ता को चलाने में विफल हो गए। और कुछ लोग, जो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे जेडीयू के हों, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कुछ नेता इसमें लगे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसीलिए इस प्रकार के और भी फैसले आएंगे। अभी तो ये जो फैसले हुए हैं ये तो है ही, कुछ और भी फैसले आएंगे जिससे कि और उनकी छवि खराब होगी कि आप विकास के रास्ता, विकास की ओर ले जा रहे हैं बिहार को या विनाश की ओर ले जा रहे हैं बिहार को। तो ये छवि खराब करने की कोशिश है। आपको लगता है कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो नाखुश हैं और वो सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं? एक तो जो ओल्ड गार्ड है, यानी ओल्ड ब्यूरोक्रेसी है, और उसमें कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, बाकी ठीक है जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को खुद ये समझना चाहिए कि बिहार के लोगों की सबसे कीमती चीज होती है जमीन। और अब देखिए, जमीनें तो वहां सरकार की नहीं है जहां भी जमीन ये टाउनशिप बनाई जाएगी। दो बातें, अब जब आप कोई व्यापारी या आम आदमी जब किसान से जमीन खरीदता है तो किसान मुंह मांगे दाम पर जमीन बेचता है, या उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बेचेगा। लेकिन यहां सरकार क्या होती है कि जबरदस्ती भी जमीन अर्जित कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है नियमों, और उसको बाजार मूल्य के आधार पर करते हैं। सर्किल रेट बहुत कम होता है, वो सभी को पता है। अरे बात वो नहीं है सर्किल रेट या कम, वो पैसे उसको 5 साल बाद मिलेंगे या 10 साल बाद मिलेंगे, ना सरकार को पता, ना अधिकारी को पता है, ना बेचारे किसान को पता है। बक्सर में देखिए कितनी जमीन अधिग्रहित हुई, रोज बवाल होता रहा, रोज बवाल होता रहा। एनटीपीसी में जो बक्सर में जो बना, वहां को जमीन अधिग्रहित हुई, बहुत बवाल हुआ, हमने बहुत सारे कवरेज किए उसमें। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए उसमें दो पक्ष है। किसान से अगर सरकार जबरदस्ती जमीन लेगी तो किसान बगावत करेगा, किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जमीन आप देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने जो विनय कुमार जो प्रधान सचिव है आवास एवं नगर विकास विभाग के, उनका मैंने पीसी कल सुना, क्योंकि कल पीसी जो है सामने आया था, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये कोर एरिया तो 800 एकड़ का है या 1000 एकड़ का है, इसके बाद 10 गुना जमीन लेंगे हम, 10,000 एकड़ जमीन लेंगे। अब बताइए, मैं कह रहा हूं सहरसा जैसी छोटी जगह, पूर्णिया भी छोटी जगह, 10,000 एकड़ आप जमीन लेंगे तो कुछ खेती के लिए भी बचेगा। और एक दो किसानों से आप छीनेंगे जमीन तो वो तो डर के मारे चुप भी हो जाएगा। जब हजारों किसान प्रभावित होंगे तो विपक्ष की सीटें कम आई है, विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है, तो वो आंदोलन फिर होगा, और वो आंदोलन सम्राट चौधरी के भी पराभव का कारण बनेगा और बीजेपी के भी पराभव का कारण बनेगा। दूसरी बात है, किसानों का अगर बहुत दबाव आएगा और ये 11 जिलों में किसान बगावत करेंगे तो जेडीयू भी हाथ पैर समेट लेगी। ये देखिए, ये जो ये, और अभी एक और आपको इसी में एक और सवाल जोड़ देते हैं, उसके बाद शायद और भी नेताओं के भी नाम धीरे धीरे सामने आने लगेंगे कि कौन लोग खास करके सीएम बनने से, सम्राट के सीएम बनने से नाखुश हैं। उसमें आप देखिए कि जो उनके प्रस्तावक के रूप में एक प्रकार से हुए थे, कि जो खास करके आप अगर विजय सिन्हा की बात करें, वो देखिए आजकल बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने इधर एक फैसला भी लिया कि उनके फैसले को पलट दिया, उससे भी वो नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि अब फिर से उनके पास उसी प्रकार के विभाग भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल है। उसके अलावा आप इससे पहले देखे होंगे कि नाम नित्यानंद राय का भी चल रहा था सीएम की रेस में। हालांकि वो बिहार में एक्टिव नहीं रहते, वो केंद्र में है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों का, नेताओं का तो एक अपना कॉकस होता है, अपना एक ग्रुप होता है। तो ये सभी लोग मिले हुए हैं, और कुछ जो कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी इसको हवा देने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि कुछ और नाम हो सकते हैं जो नाराज हैं, वो सीएम के रूप में सम्राट को देखकर नाखुश हैं? नहीं, मेरा नजरिया कुछ दूसरा है प्रवीण जी। जो भी व्यक्ति शीर्ष पर जाता है
उसके बहुत सारे विरोधी हो सकते हैं, कुछ वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, कुछ सामाजिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, कुछ प्रतिद्वंदिता हो सकती है। डिसीजन तो आपको लेना है, और उसमें कोई विजय सिन्हा या कोई दूसरा तो डिसीजन आपको आपके बदले नहीं ले रहा है। और कैबिनेट में अभी दो उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही सीनियर है, एक मुख्यमंत्री है, तो उसमें बेचारे विजय सिन्हा कहां से दोषी है? देखिए, विजय सिन्हा का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है, लखीसराय के बाहर उनको कोई नहीं पूछ रहा विजय सिन्हा। तो मुझे लगता है कि ये या तो सम्राट चौधरी ने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा, या जो कहते हैं कि हर मुख्यमंत्री अपने साथ एक ब्यूरोक्रेसी लाता है जो उसके प्रति वफादार होती, और वो कमी मुझे दिख रही। क्योंकि देखिए, ये जो योजना थी बिहार शहरी विकास आयोजना करके एक नियम था, वो 2012 का है। ये 14 साल बाद इस फाइल को झाड़कर कैबिनेट की पहली बैठक में किसने रखा? ये ब्यूरोक्रेसी ने रखा। और जिसने भी ये रखा वो ब्यूरोक्रेट जानता है कि इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे। 11 जिले के किसान सड़क पर उतरेंगे, एक बात, 11 जिले के मजदूर सड़क पर उतरेंगे, 11 जिले के कारोबारी सड़क पर उतरेंगे।